वेलकम टू CBL। आप सबका स्वागत है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास में। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो हमारी अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द health and diseases, and in particular we'll talk about the human diseases. So let's get started और शुरू करते हैं कुछ ऐसी terms से जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है diseases को जानने से पहले, राइट। तो पहले तो यही टर्म आ जाती है हेल्थ। हेल्थ का क्या मतलब है? अब हेल्थ से क्या है, कोई किसी को कहेगा यार तू बहुत हेल्दी दिखता है ना, मतलब तू अच्छा खासा तगड़ा दिखता है। सो डज दैट रियली मीन दैट अ पर्सन इज हेल्दी? नो, एक्चुअली हम हेल्थ वर्ड को बहुत ही लेमली यूज कर लेते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। कोई अगर अच्छा खासा दिखता है तो उसे बोल देंगे हेल्दी है, बट एक्चुअली हेल्थ इज नॉट डिफाइंड बाय योर फिजिक, इट इज डिफाइंड बाय योर फिजिकल वेलबींग। यानी कि जब हमारी बॉडी का फिजियोलॉजिकल फंक्शन बिल्कुल सही है, एंड उसके साथ साथ नॉट जस्ट फिजिकल वेलबींग बट हमारा मेंटल वेलबींग एंड सोशल वेलबींग भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सो हेल्थ एक ऐसी टर्म है जो बहुत सारे पैरामीटर्स को इंक्लूड करती है। इट नॉट जस्ट इंक्लूड्स द फिजिकल वेलबींग बट इट इंक्लूड्स द मेंटल एंड सोशल वेलबींग एज वेल। सो अब एक बात करते हैं डिजीज की। सो डिजीज वर्ड इटसेल्फ स्टैंड्स फॉर डिस-ईज, व्हेन आवर बॉडी इज नॉट एट ईज, यानी कि हम जब ईजी या कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स इट इज़ अ डिजीज। अब यहाँ से एक दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अच्छा इसका मतलब कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कोई चोट लग गई है तो दैट इज डिजीज। नो, एक्चुअली जैसे हम हेल्थ में सभी पैरामीटर्स को इंक्लूड कर रहे हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग की बात करें, तो डिजीज को भी हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे। वील डिफाइन डिजीज नॉट जस्ट द absence of a physical injury but it also includes the mental and the social status of a person. So अगर कोई mental परेशानी है, right, अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी टर्म इंट्रोड्यूस करूँ, डिप्रेशन की बात करूँ, right, मोस्ट टॉक्ड अबाउट टॉपिक। अभी आप सब लोगों को पता है कि बॉलीवुड में भी बहुत इस बारे में बात होती है, डिप्रेशन की, सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर की, या आई मीन डेथ की, आई शुड नॉट कॉल इट अ मर्डर और समथिंग। सो डेथ की बात करूँ, सो डिप्रेशन की बात को ये कहा जा रहा था कि he was under a mental depression, right? So वो भी डिप्रेशन भी एक तरह का डिजीज है। और हम सेलिब्रिटीज की बात ही क्यों करें? Why shouldn't we talk about ourselves? We the normal people, हम लोगों में भी कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेस लेवल्स है, राइट। सो स्ट्रेस लेवल का होना भी एक डिजीज है, राइट। सो हेल्थ और डिजीज आप लोगों को पता चल गया कि ये एक ब्रॉड टर्म है, इट कवर्स अ ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, राइट। कुछ और टर्म्स जो समझनी ज़रूरी है। द नेक्स्ट टर्म इज अबाउट द टाइप ऑफ द डिजीजेस। अगर मैं टाइप्स ऑफ डिजीजेस या टर्मिनोलॉजी डिस्कस करूं, नेचर ऑफ डिजीजेस, किस किस तरह की डिजीजेस हो सकती हैं। सो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द एपिडेमिक डिजीज। अब ना व्हाट इज एन एपिडेमिक डिजीज? एपिडेमिक डिजीज वो है जो कि एक लार्जर पॉपुलेशन को इफेक्ट करे, राइट। अ डिजीज दैट अफेक्ट्स अ कम्युनिटी विद लार्जर नंबर ऑफ पीपल फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो हम उसे बोलेंगे ये एपिडेमिक डिजीज है, राइट। इसके साथ ही एक और टर्म है एंडेमिक डिजीज। एंडेमिक डिजीज एक छोटे एरिया में रिस्ट्रिक्टेड रहेगी और कुछ स्मॉलर पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगी। सो एन एंडेमिक डिजीज इज अ डिजीज दैट इज found in a specific area or a region and affects a smaller population, right? अब हम एक और टर्म की बात कर लेते हैं जो मैंने यहाँ लिखी नहीं है, पैंडेमिक, राइट। अब यहाँ से हमारे दिमाग में रोज जो हम सुनते हैं, कोरोना इज अ पैंडेमिक डिजीज। सो व्हाट इज अ पैंडेमिक डिजीज? जो ग्लोबली इफेक्ट कर रही है टू अ मच लार्जर ह्यूमन कम्युनिटी, यानी कि एक बिगर पॉपुलेशन को वर्ल्ड ओवर इफेक्ट कर रही है। सो यहाँ पर एग्जाम्पल है कोविड का। सो इट्स अ पैंडेमिक डिजीज, राइट। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। कुछ डिजीजेस के साथ हम इन टर्म्स को एसोसिएट भी करेंगे, राइट। सो एपिडेमिक,
endemic, and then it's pandemic. The next term here is acute disease. Acute का मतलब ही छोटा होता है. So a disease that is quick and of a shorter duration is called as a acute disease. Likewise इसके opposite एक term आ जाती है क्रोनिक डिजीज. एक क्रोनिक डिजीज वो डिजीज है जो कि एक लंबे अरसे तक चलती है, राइट. अगर मैं किसी की बात करूं कि इसे ना आर्थराइटिस है, सो क्रोनिक हो गई है, इसकी ये प्रॉब्लम क्रोनिक हो गई है, मतलब एक लंबे अरसे से चली आ रही है. And a disease which is of a longer course or a duration is called as a chronic disease. Next term हम देखने वाले हैं congenital disease and acquired disease. Congenital disease is a disease that is present from the time of birth. यानी कि जब हम फीटल लाइफ में होते हैं, एज अ फीटस है, तो उस समय वो डिजीज क्रॉप अप हुई है, एंड बाय द बर्थ स्टार्टिंग से ये डिजीज रहती है. दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्जेनाइटल डिजीज और एन इनेट डिजीज, राइट. इसके अंदर जनरली हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक डिजीजेज को, राइट. जब हम जेनेटिक्स पोर्शन को डिस्कस करेंगे वहां पर हम जेनेटिक डिजीजेज को यानी कि कॉन्जेनाइटल डिजीजेज को डिस्कस करेंगे. Then there are acquired diseases. As the name suggests, acquired यानी कि जो ली गई हैं, यानी कि फीटल लाइफ से निकलने के बाद, बर्थ होने के बाद अगर हमारे लाइफ स्पैन में हमें कोई डिजीज होती है, सो दैट इज एन acquired disease which is not present at the time of birth. राइट. सो हम बहुत सारी एक्वायर्ड डिजीजेज अपने आसपास देखते भी और आज हम डिस्कस भी करेंगे उन्हें, राइट. देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है. हमारा लेक्चर इसी टर्म्स पर बेस्ड होगा, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज. सो कम्युनिकेबल डिजीजेज यानी कि इन्फेक्शियस डिजीजेज जो कि ट्रांसमिट हो सकती हैं या मैं ये कहूँ कम्युनिकेट हो सकती हैं. एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से एक हेल्दी इंडिविजुअल में जब डिजीज ट्रांसमिट करे, दैट इज कॉल्ड एज अ कम्युनिकेबल डिजीज. अब कम्युनिकेट होने के या ट्रांसमिट होने के भी अलग अलग रास्ते हैं. इट कैन ट्रांसफर वाया सम वेक्टर, कोई कैरियर होगा या फ्लाई या मस्कीटो, या थ्रू कंटामिनेटेड फूड, वाटर या एयर के थ्रू होगा. तो कंटामिनेशन का तरीका, ट्रांसमिट का तरीका बनेगा अलग अलग, ठीक है. सो जो डिजीजेज ट्रांसमिट हो सकते हैं दे आर कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीजेज. ऑन द कॉन्ट्री अगर मैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात करूं तो उल्टा कर दूं, जो एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से हेल्दी इंडिविजुअल को इन्फेक्ट नहीं कर सकती, ट्रांसमिट नहीं हो सकती, दोज आर कॉल्ड एज नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, राइट. इफ अगर मैं बात करूं कि लेट्स से अ पर्सन एक्स इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर एक डायबिटीज़ पेशेंट के पास बैठ जाऊंगी तो मुझे भी डायबिटीज़ हो जाएगा, ठीक है, या कुछ शेयर करूंगी तो डायबिटीज़ हो जाएगा. सो कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जो कि अगर किसी इंडिविजुअल में है, सो दे विल नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम दैट इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू अदर इंडिविजुअल. जनरली इसमें हम इंक्लूड करते हैं ऑर्गेनिक डिजीजेस को, ठीक है जी. सो दीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, राइट. नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज. नाउ एंटीजेंस क्या है? एंटीजन बहुत वाइड टर्म है, यानी कि ये एक प्रोटीन भी हो सकता है, ये एक पैथोजन भी हो सकता है, और ये कोई न्यूक्लिक एसिड, फैट, कुछ ऐसा ग्रुप हो सकता है, एक ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जो कि डिजीज़ कॉज करेगा या जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा. सो एंटीजेंस आर
लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड्स, फैट्स या न्यूक्लिक एसिड्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं दोज विच स्टिमुलेट और दे एक्टिवेट आवर इम्यून सिस्टम, कि भाई हमारा इम्यून सिस्टम हमारी जो डिजीजेस को रोकने की क्षमता है उसे एक्टिवेट करेगा कि ये एक बाहर की चीज़ है, इसके अगेंस्ट फाइंड करना है। तो एंटीजन कुछ भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट आई टॉक अबाउट एंटीबॉडीज। अब अगर एंटीजन है तो उसे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी बनाती है एंटीबॉडीज, ठीक है जी। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और इन्हें हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, आईजी, राइट, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। सो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एक स्पेसिफिक एंटीजन को फाइट करेगा, right? So antibodies are the protein molecules that fight the antibodies, or basically there are 5 different types of immunoglobulins या antibodies, namely IgM, IgG, IgD, IgE and IgA, right? यहाँ पे एक छोटी सी बात करेंगे हम। जनरली व्हेन अ बेबी इज़ बॉर्न, ऐसा कहा जाता है कि द बेबी शुड बी फेड विद द मदर्स मिल्क फॉर विदिन 24 आवर्स ऑफ द बर्थ। क्यों? क्योंकि उस समय मदर के मिल्क से उसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स मिलते हैं, IgG, विच हेल्प इट टू फाइट द any sort of infectious agent present around in the environment. So immunoglobulins या antibodies, they help to fight the antigens, right? और antibody structure में there are 2 heavy chains, 2 light chains, और इनकी composition के हिसाब से there are 5 different types of major types of immunoglobulins, right? Now I start with कम्युनिकेबल डिजीजेज। कम्युनिकेबल डिजीजेज क्या हैं ये आपको समझ में आ गया है। सो कम्युनिकेबल डिजीजेज, जैसा मैंने बोला, इनके कोई ना कोई कॉजेटिव एजेंट ज़रूर होगा, राइट? कोई ना कोई पैथोजन ज़रूर होगा। सो पैथोजन टर्म का मतलब है डिजीज कॉजिंग जर्म्स। और ये डिजीज कॉजिंग जर्म्स हो सकता है कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, राइट? कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई फंजाई है। सो अलग अलग पैथोजेंस प्रेजेंट हैं, प्रोटोजोन्स भी हो सकते हैं। सो हम एक एक करके इन सब डिजीजेस को डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, या मैं इनको बैक्टीरियल डिजीजेस भी कहूँगी। ठीक, तो यहाँ पर मैं डिजीजेस का टेबल बनाया हुआ सो दैट इट इज़ ईजी टू लर्न द नेम ऑफ द बैक्टीरिया, राइट, और सिम्टम्स। सो अगर हम इन्हें 2-3 बार पढ़ेंगे सो एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि हाँ ये बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये इसका कॉजेटिव एजेंट ये है, ये वाला बैक्टीरिया है, राइट? सो बहुत अगर नाम के स्पेलिंग्स और ये सब नहीं भी याद होंगे सो दैट्स ओके, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड, आपको कैटेगराइज करना आना चाहिए दैट दिस डिजीज इज अ बैक्टीरियल डिजीज, दिस इज अ वायरल डिजीज एंड सो ऑन, right? So I start with diphtheria, which is caused by Corynebacterium diphtheriae. और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिंस इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज, इट गेट्स ट्रांसमिटेड थ्रू एयर। सो ड्रॉपलेट्स जो है उससे इन्फेक्शन फैलता है। It generally affects the throat and there is a difficulty in respiring. सांस लेने में difficulty होती है, suffocation होती है, right? This is diphtheria caused by Corynebacterium diphtheriae. Then we come to pertussis, और इसका दूसरा नाम है whooping cough, because cough में whoop की आवाज़ आती है, so that is called as whooping cough caused by Bordella pertussis, right? Again इन्फेक्टेड पर्सन के डिस्चार्ज से एयर के थ्रू ये क्या करेगा, फ्रॉम वन पर्सन टू अदर ट्रांसमिट होगा, ठीक है जी। एंड कंटिन्यूस कफिंग जो है वो बिना रुके खांसता रहता है, दिस इज द मेजर सिम्टम। इसके अलावा और भी सिम्टम्स हैं। सो मेजर सिम्टम्स इज द कंटिन्यूस कफिंग, राइट, विद अ साउंड, राइट। नेक्स्ट इज tetanus caused by Clostridium tetani
एंड ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर, बहुत देर तक सर्वाइव करता है सॉइल के अंदर। इसीलिए जब छोटे बच्चों को या किसी को भी चोट लग जाती है, सड़क पे गिर गए, मिट्टी में खेलते हुए चोट लग गई, तो कहते हैं कि टेटनस का इंजेक्शन लगवा लो, राइट, बिकॉज दिस बैक्टीरिया थ्राइव्स इन सॉइल, राइट। और इस डिजीज़ को, टेटनस को, लॉकजॉ डिजीज़ भी कहते हैं, बिकॉज दिस क्लोस्ट्रीडियम टेटनी ये मसल्स को, हमारे जॉ मसल्स को इफेक्ट करता है, विच रिजल्ट्स इन द लॉकिंग ऑफ जॉज। एक पार्शियल पैरालिसिस हो जाता है जॉ का, जॉज आर नॉट एबल टू मूव प्रॉपरली, ठीक है, तो लोअर जॉ मूव नहीं करता, लॉक जॉ होता है। एंड दिस ऑल्सो हैज सिम्टम्स सच एज हाई फीवर, स्पैज्म्स इन द बॉडी। और ये तीनों डिजीजेज, डिप्थीरिया, पर्टिसेस, they form DPT, ठीक है जी। Then I talk about cholera caused by Vibrio cholerae, कंटैमिनेटेड फूड या फूड से, फ्लाइज से ये ट्रांसफर होगा। सो इफ द हाउस फ्लाई सिट्स ऑन द फीसेस एंड देन इट सिट्स ऑन द फूड, सो दिस बैक्टीरिया गेट्स ट्रांसफर्ड एंड इसको कॉलेरा में का मेजर सिम्टम, जिसको हैजा भी बोलते हैं, डायरिया या जो है वॉमिटिंग आर द मेन सिम्टम्स ऑफ कॉलेरा, राइट। देन आई मूव ऑन टू टाइफाइड caused by Salmonella typhi. मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगेन द फ्लाइज इन द कंटामिनेटेड फूड, ठीक है जी। तो ओरोफिकल रूट बन जाता है। सो फीसेस में है, फिर वही फ्लाइज के थ्रू वापस बॉडी के अंदर, तो ओरोफिकल रूट बन जाता है। एंड दैट द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज आर कंटिन्यूस फीवर, रेडिश इरप्शंस ऑन चेस्ट एंड abdomen रीजन, ठीक जी। देन देयर इज न्यूमोनिया caused by Streptococcus pneumoniae. ऑल ऑफ अस नो ये बेसिकली जो है रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाएगी, ठीक है जी। हाई फीवर, लंग्स में इन्फ्लेमेशन है, और लंग्स हमें पता है हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। सो जब लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है तो क्या हो जाएगा, फटीग आएगा, हम प्रॉपर सांस नहीं ले पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, इन द बॉडी वुड बी टायर्ड, ठीक जी। सो और ये ट्रांसफ़र कैसे होता है, फ्रॉम द पेशेंट्स थ्रू द एयर, ठीक है जी। रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस के थ्रू, एयर के थ्रू ये ट्रांसमिट होगा। Then I talk about tuberculosis caused by Mycobacterium tuberculosis, कफिंग से ट्रांसफर होता है। जनरल वीकनेस, अगेन फीवर, कफिंग एंड ब्लड कंटेनिंग स्पूटम। सो बलगम में खांसते हुए ब्लड निकलेगा, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है जी। सिफिलिस caused by Treponema pallidum and direct contact with the infected person से ये ट्रांसमिट होता है। सो बेसिकली ये एक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इसके साथ साथ एक और सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी देख लेते हैं, दैट इज गोनोरी कॉज्ड बाय निजरी गोनोरी, राइट। अगेन अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। अगर हम सिफिलिस की बात करें तो जेनाइटल्स के पास, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास जो है वहाँ पर अल्सर्स हो जाएंगे, ठीक है जी। स्किन रैश, फीवर और अल्सर्स हो जाएंगे। देन आई टॉक अबाउट गोनोरी। गोनोरी से क्या होगा, गोनोरी से देर इज पेनफुल पासिंग आउट ऑफ द यूरिन। बोथ ऑफ दीज आर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, जिनको हम STDs भी कहते हैं, sexually transmitted diseases, right? Then I talk about leprosy, जिसको हम कुष्ठ रोग भी कहते हैं। It is caused by Mycobacterium leprae, और ये ट्रांसफ़र होता है विद द लॉन्ग एंड क्लोज कंटैक्ट विद द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज। स्पॉट्स ऑन द बॉडी, और बेसिकली नर्व्स को, नर्वस सिस्टम को हमारे इफेक्ट करता है, राइट। देन आई कम टू मेनिंजाइटिस। अब मेनिंजाइटिस वर्ड ओरिजिन आता है इसका मेनिंजिस से। मेनिंजिस क्या है, meninges are the membranes of our brain, ठीक है जी। So meningitis means the inflammation of these meninges caused by Streptococcus pneumoniae, और यहाँ पर क्या है, meninges हमारे ब्रेन की स्वेल्ड अप हो जाएंगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, और इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा डिप्रेस्ड हो जाएगा और उस पर फर्क डालता है,
राइट। सो आइटिस वर्ड आप याद रखेंगे, जहां आप आइटिस वर्ड देखेंगे ना किसी भी डिजीज में, दैट मीन्स स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन, राइट। सो यहाँ मेनिंजाइटिस है, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग ऑफ द मेनिंजेस, दैट इज मेम्ब्रेन्स ऑफ द ब्रेन, right? Then I move on to the communicable diseases caused by virus, या हम viral diseases जिनको बोलेंगे, राइट। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोलियो, जिसके अगेंस्ट हमारे यहाँ पर अभियान भी चलता है, पल्स पोलियो प्रोग्राम है, राइट। और सेलिब्रिटीज़ भी इसको 2 बूंद जिंदगी की जैसे इसे कहते हैं। सो यहाँ पर पोलियो इम्पॉर्टेंट है, और पोलियो के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन भी है और IPV है, यानी कि इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी है, OPV एंड IPV, जहाँ पर इंट्रावीनस इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। पोलियो वायरस इज द कॉजेटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय हाउस फ्लाइज, फूड एंड वाटर, फीवर है, और सबसे बड़ी बात पोलियो की पहचान है पैरालिसिस ऑफ द लेग्स और द हैंड्स, ठीक है, जो डिस्टॉर्टेड लेग्स या हैंड्स हैं, ठीक जी। नेक्स्ट हम जिस डिजीज की बात कर रहे हैं उसका नाम है मम्प्स। मम्प्स है सलाइवरी ग्लैंड्स का इन्फ्लेमेशन। सो हमारे माउथ में देयर आर 3 pairs of salivary glands, ठीक है जी, parotid, sublingual and submaxillary. So mumps is the swelling of parotid salivary glands, ठीक है। अंडर द आईज, नियर द ईयर्स पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जिनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और ये बहुत पेनफुल होता है, कॉज्ड बाय पैरामिक्सोवायरस, right? So it affects the salivary glands and the movement of the jaw becomes very difficult and painful, right? Now I move on to measles, caused by rubella virus, mode of transmission contact through air and the reddish eruptions on the body. Next important disease जो discuss करेंगे that is AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसलिए क्योंकि अ नंबर ऑफ एसोसिएटेड डिजीजेज आर देयर अलोंग विद व्हेन देयर इज HIV इन्फेक्शन, राइट। सो सिंड्रोम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ सिम्टम्स, राइट, caused by HIV, that is human immunodeficiency virus, which is a retrovirus. That means it has RNA as its genetic material, ठीक है जी। रेट्रोवायरस का मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल है RNA, ठीक जी। और इसके लिए होती है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। अब ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसकी? मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसकी थ्रू द बॉडीली फ्लूइड्स, दैट इज ब्लड एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, ठीक जी। सो ये कैसे ट्रांसमिट करता है? थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, इन्फेक्टेड नीडल्स यूज करने से, फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू द चाइल्ड, एंड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन HIV पॉजिटिव पर्सन। बेसिकली ये वायरस हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, CD4 T सेल्स को अटैक करता है, और ये सेल्स जब डैमेज होते हैं तो B सेल्स की प्रोडक्शन कम हो जाती है। T सेल्स और B सेल्स क्या है ये हम इम्यून सिस्टम जब डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे समझाऊंगी। सो अभी आपको ये याद रखना है, दिस वायरस अटैक्स द T सेल्स, CD4 T सेल्स, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। अब इम्यून सिस्टम वीक हो गया, दैट मीन्स आवर बॉडी इज नॉट केपेबल ऑफ फाइटिंग इन्फेक्शंस, राइट। सो कुछ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस इस प्रॉब्लम के साथ एसोसिएटेड है। तो जनरली ये भी कहा जाता है पर्सन डजंट डाई ऑफ एड्स, डाइज ऑफ सम अदर एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ द लोअर वीकेंड इम्यून सिस्टम, राइट। नेक्स्ट आई टॉक अबाउट इन्फ्लुएंजा और फ्लू कॉज्ड बाय कॉजेटिव एजेंट, अगेन ऑर्थोमिक्सोवायरस, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, स्नीजिंग, कफिंग, फीवर, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। I hope you are well aware with influenza virus. Then I talk about dengue caused by dengue virus, और ये एक mosquito borne disease है क्योंकि इसका वेक्टर कैरियर है Aedes aegypti mosquito। और डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, ठीक है जी। रिडक्शन इन प्लेटलेट काउंट, हाई फीवर, जॉइंट पेन्स हैं, पेन इन द हेड, मसल्स, आईज एंड एट्सेट्रा। सो बेसिकली
प्रिवेंट कैसे करेंगे इस डिजीज को? अगर हम मस्किटो ब्रीड, एक तो अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे मस्किटो से कि अपना फुल स्लीव्स कपड़े पहने, यूज मस्किटो रेपेलेंट्स, मस्किटो नेट्स, कहीं पर पानी नहीं खड़ा होने दें, ठीक है जी, ताकि मस्किटो ब्रीडिंग ग्राउंड्स ना बने, राइट। सो अगर मस्किटो की रोकथाम कर लेंगे सो हम इस डिजीज को कंट्रोल करने में हेल्प हो जाएगी हमारी, right? Then I talk about chickenpox caused by varicella virus and contact से chickenpox में there are dark red color rashes जो कि छोटे छोटे वेसिकल्स बन जाते हैं एंड देन उसके ऊपर क्रस्ट बन जाता है, स्कैब बन जाता है एंड दे फॉल ऑफ, राइट। देन आई टॉक अबाउट द स्मॉल पॉक्स, ठीक जी, कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस कॉन्टैक्ट से, और इसमें हमें पता है स्मॉल पॉक्स में क्या हो जाता है, ब्लिसर्स बन जाते हैं, फ्लूइड फिल्ड, ठीक है जी, रेज हो जाते हैं, फ्लूइड फिल्ड होते हैं और सेंटर में उनके एक छोटा सा बेंड या बम्प होता है, राइट, एक नीचे बेंड सा बना होगा। सो यहाँ पर भी ब्लिसर्स फ्लूइड फिल्ड है, पूरी बॉडी को फिल कर लेते हैं, देन दे स्कैब इज फॉर्म्ड, ठीक जी। इसका थोड़ा मोर्टेलिटी रेट भी है बट इट हैज़ बीन इरेडिकेटेड, सो इससे ब्लाइंडनेस भी हो जाती थी क्योंकि हेमरेजिक हो जाता है, आईज में, बॉडी में, सब तरफ ये ब्लिसर्स बन जाते हैं, ठीक जी। नेक्स्ट आई मूव ऑन टू द herpes caused by herpes virus। herpes दो तरह से है जी, oral herpes and genital herpes। oral word जहाँ आ जाए that means related to mouth and then there is genital related to the genital organs of our body, ठीक है जी, सेकेंडरी सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ हर बॉडी। सो कॉन्टैक्ट से होता है ये एंड herpes वायरस इज द कॉजेटिव एजेंट। ब्लिसर्स, अल्सर्स, मोस्टली ओरल herpes में ये ब्लिसर्स होंगे माउथ रीजन में, इन एंड आउटसाइड माउथ, एंड जेनाइटल herpes में यही अल्सर्स जेनाइटल रीजन में है, राइट। देन आई मूव ऑन टू रेबीज कॉज्ड बाय रेब्डोवायरस। हम सबको पता है अगर कोई रेबिड एनिमल की बाइट होती है जिसके अंदर ये वायरस थ्राइव कर रहा है, उससे ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होता है। हमारे यहाँ पर, हम इंडिया जैसे कंट्री में स्ट्रे डॉग से, अदरवाइज बैट्स, काउज, हॉर्सेस में भी ये वायरस प्रेजेंट होता है। सो बाइट बाय अ डॉग, कैट और अदर एनिमल विच इज़ रेबिड, दैट इज़ इन्फेक्टेड बाय दिस रेब्डो वायरस, वहाँ से थ्रू द सलाइवा ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और ये बेसिकली इफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को भी, ठीक। इट कैन समटाइम इवन लीड टू डेथ, कन्वल्जन्स आ जाते हैं, कन्फ्यूजन है, हालुसिनेट करने लग जाता है इंसान। सो हाई फीवर, हेडेक, जैसे मैंने बोला कन्फ्यूजन है, हालुसिनेशन है, एक एंग्जाइटी रहती है, स्वॉलोइंग, पानी को स्वॉलो करने में भी दिक्कत आती है, पानी का फोबिया आ जाता है। सो दीज आर द वेरियस सिम्टम्स ऑफ रेबीज़। देन आई कम टू हेपेटाइटिस। अभी जैसे मैंने बात की थी आइटिस वर्ड, जहाँ आप देखो वहाँ समझ जाइए कि ये इन्फ्लेमेशन की बात कर रहा है। अब यहाँ पे हेपेटाइटिस है तो हेपेटिक वर्ड हम लिवर के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, द इन्फ्लेमेशन इज़ इन द लिवर। सो हेपेटाइटिस बेसिकली, वायरल हेपेटाइटिस 5 तरह की है, A, B, C, D, E, ठीक जी, और इसमें से A and E, राइट, जो हेपेटाइटिस ए है और हेपेटाइटिस ई है, दैट इज ट्रांसमिटेड वाया फूड एंड वाटर, बाकी बॉडीली फ्लूइड्स से, ठीक है जी। बी सी डी ये है थ्रू बॉडीली फ्लूइड्स, ठीक। और मोस्ट सीरियस इज हेपेटाइटिस सी, और हेपेटाइटिस डी तब होता है इफ समवन इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस बी। They transmit through the body fluids, contact with the blood, open sores or body fluids of the patient. As I told you, inflammation होगी of the liver, enlarged liver हो जाएगा, nausea है, vomiting है, loss of appetite, body aches, ये इसके main symptoms हैं, right? So you got to know about the different types of hepatitis, ठीक जी। इनमें से कौन से थ्रू ब्लड, थ्रू फूड एंड वाटर होते हैं, दैट इज A and E। मोस्ट सीरियस इज हेपेटाइटिस C, क्योंकि लिवर की इन्फ्लेमेशन है तो एपेटाइट कम हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी, बॉडी एक्स रहेंगे, ठीक है जी, फटीग रहेगा, राइट। नेक्स्ट आई मूव ऑन टू द कम्युनिकेबल डिजीजेज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन, द प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम पैरासाइट्स भी बोलेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे मलेरिया की। द नेम ऑफ द पैरासाइट इज प्लाज्मोडियम।
अलग अलग टाइप्स हैं, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। पर हम बेसिक टर्म याद रखेंगे, मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। द कैरियर ऑफ दिस पैरासाइट इज फीमेल अनोफ्लीज मॉस्किटो। मलेरिया में क्या है, देयर इज हाई फीवर एंड चिल्स, क्योंकि आरबीसीज को डैमेज करता है और वहां पर बनता है टॉक्सिन हीमोजोइन, ठीक है जी, और इसकी वजह से आते हैं चिल्स, ठंड लगता है और फिर तेज फीवर चढ़ जाता है। सो दिस इज मलेरिया। ऑब्वियसली रोकथाम करेंगे मस्किटोज की, सो वी कैन कंट्रोल द मस्किटो ब्रीडिंग ग्राउंड्स, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सो वी कैन एस्केप दिस डिजीज, राइट। देन देर इज कालाजार कॉज्ड बाय लिशमीनिया डोनोवेनाई। कैरियर है इसकी सैंड फ्लाई, और कालाजार बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ी देर में इसके बारे में बात करती हूँ। सैंड फ्लाइज, देन द सिम्टम्स इंक्लूड हाई फीवर, वेट लॉस, स्वेलिंग ऑफ स्प्लीन एंड लिवर। सो स्प्लीन हमारा लिम्फेटिक ऑर्गन है जो कि लिम्फोसाइट्स बनाता है, और लिम्फोसाइट्स आर द सेल्स विच हेल्प अस टू फाइट द इन्फेक्शन, राइट। सो अगर बॉडी में इन्फेक्शन है तो इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, एंड देयर इज अनीमिया एज वेल। अब कालाजार क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये तो एक स्टैटिक से इंफॉर्मेशन होगी। अभी करंटली भी मार्च 2021 में सम केसेस हैव बिन फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। सो फिर से हमारी गवर्नमेंट जो है इसके लिए बहुत सचेत हो गई है टू कंट्रोल दिस डिजीज़। सो बेसिकली बिहार में काला आजार एरेडिकेट हो जाना चाहिए था 2010 में, 2010 में नहीं हो पाया, शिफ्ट किया गया 2015 तक इरेडिकेशन प्रोग्राम को, 2015 में नहीं हुआ, शिफ्ट किया गया 2017 में, तब भी इरेडिकेशन नहीं हुई। नाउ इट हैज़ बिन शिफ्टेड टू 2020, टू 2020 में भी नहीं हुआ, सो अब इसको रिवाइज कर दिया गया है। 4 times द इरेडिकेशन प्रोग्राम इज एक्चुअली फेल्ड, क्योंकि अभी मैंने जैसे मैंने बताया 2021 मार्च में भी कुछ केसेस सामने आए हैं, राइट। सो यहाँ पे इसको हेमरेजिक फीवर भी बोलते हैं, इट इज़ फेटल एज वेल। तो हमारे इंडिया में क्या स्कीम है, द नेशनल काला आजार एलिमिनेशन प्रोग्राम, जहाँ पर इंडिया हैज साइंड द MOUs विद बांग्लादेश एंड नेपाल टू अचीव काला आजार एलिमिनेशन फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियन रीजन, राइट। और हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, एलिमिनेशन का मतलब होता है पूरा इरेडिकेशन नहीं, मतलब इतना कम हो जाए, दैट इज 1 person कैन बी इन्फेक्टेड पर 10,000 पॉपुलेशन हमारे इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स में, फार फ्लंग एरियाज में, एज आई टोल्ड यू बिहार में, ठीक है जी। सो ऑल द प्रोग्राम एक्टिविटीज अंडर दिस एलिमिनेशन प्रोग्राम आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, which is an umbrella program for the prevention of vector-borne diseases। सिर्फ काला आजार नहीं, और भी vector-borne diseases इस umbrella program में include की गई हैं, which are malaria, dengue, lymphatic filariasis, अभी हम इसको filariasis को भी डिस्कस करेंगे। Then there is काला आजार, Japanese encephalitis and chikungunya। सो आप ये याद रखेंगे, this national vector-borne disease control program aims to control these 6 vector-borne diseases, namely malaria, dengue, filariasis, kala azar, Japanese encephalitis and chikungunya, ठीक जी। and it works under obviously the Ministry of Health and Family Welfare। वापस आती हूँ मैं फिर से, काला आजार के बारे में आपको बता दिया। देन आई कम टू अमीबियासिस कॉज्ड बाय द पैरासाइट एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ट्रांसमिशन through food and water and because of poor personal hygiene एक infected individual से दूसरे individual में जा सकता है। Then the symptoms includes the loose or watery bowel movements, loose motions, right? Then I talk about sleeping sickness caused by Trypanosoma brucei जो कि बहुत कम होती है इंडिया में, कैरियर है सेसे फ्लाई, हाई फीवर विद ड्राउजीनेस, इसीलिए इसको स्लीपिंग सिकनेस, गिरता रहता है इंसान, ड्राउजी है, स्लीपी है, राइट। देन आई मूव ऑन टू काला आजार एलिमिनेशन प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको बता दिया क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, ऑल दो मोर। सो करंटली न्यूज़ में रहा मार्च 2021 में इन द मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, वहाँ पर कुछ केसेस स्प्रंग अप हुए हैं, राइट। देन
I'll come to communicable diseases caused by worms. यहाँ पर हम बात करेंगे lymphatic filariasis, which is caused by the filarial worm named Wuchereria bancrofti. तो फाइलेरियल वर्म भी याद रखेंगे, दैट्स ओके, और साथ ही साथ थोड़ा सा नाम का ध्यान रखेंगे, वुशेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई. इसे लिम्फेटिक फाइलेरिसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि बियॉन्ड द वेस्ट रीजन, नीचे के रीजन में, लेग्स में स्पेशली इन्फ्लेमेशन हो जाती है लिम्फेटिक वेसल्स में, और इसको एलिफेंटाइसिस भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इस डिजीज को? एलिफेंटाइसिस. क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है लेग्स रीजन में, जेनाइटल रीजन में खूब अच्छी स्वेलिंग हो जाती है. सो जस्ट कंपेयर किया जाता है एलिफेंट लेग्स से, राइट. सो इसको एलिफेंटाइसिस भी कहा जाता है, राइट. लिम्फेटिक वेसल से में एडिमा हो जाता है, रिटेंशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है. एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज बाइट ऑफ मस्किटो, एडिस एंड क्यूलिक्स मस्किटो. सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, swelling of body parts like legs, the genital region, breast and scrotum. ठीक है जी. सो ये genital regions हैं, राइट. देन आई टॉक अबाउट एस्केरियासिस, जो कि कॉज होता है राउंड वर्म से, एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स. तो आप राउंड वर्म याद रखेंगे, इतना ही बहुत है. सो यहाँ पर कंटैमिनेशन थ्रू कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद फीसेस, कंटैमिनेटेड फीसेस से इंटरनल ब्लीडिंग है, मस्कुलर पेन, फीवर, अनीमिया एंड ब्लॉकेज हो जाती है इंटेस्टाइनल पैसेज में. सो दीज आर कॉज्ड बाय वर्म्स. इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है, दैट इज टेनियासिस. टेनियासिस कॉज्ड बाय टेनिया वर्म. दो स्पीसीज है इसकी, टेनिया सोलियम एंड टेनिया सैजिनेटा. ठीक जी. जो सोलियम है उसको हम पोर्क टेपवर्म कहते हैं, बिकॉज इसका इंटरमीडिएट होस्ट है पिग. ठीक है जी. उसमें रहता है ये टेनिया सोलियम एज अ पैरासाइट. अब अगर टेनिया सैजिनेटा की बात करूं तो ये इसको बोलते हैं बीफ टेपवर्म, क्योंकि ये रहेगा काउज के अंदर. सो अगर इन्फेक्टेड पोक खाया है, ठीक, तो टेनिया सोलियम. इन्फेक्टेड बीफ खाया है, सो टेनिया सैजिनेटा. सो बेसिकली हम हिंदुइज्म में किलिंग ऑफ कैटल इज़ नॉट अलाउड रिलीजियसली भी, और नहीं खाया जाता है. सो हमारे यहाँ पर जो मेजर इन्फेक्शन है दैट इज़ टेनिया सोलियम की वजह से, पोक टेपवर्म की वजह से. ठीक जी. यहाँ पर सीरियस इसकी आउटकम्स भी होते हैं, नर्वस डिसऑर्डर्स आ जाते हैं. एक्चुअली ना इसकी जब इसके प्रोग्लॉटिड्स होते हैं, इस वर्म के अलग अलग पार्ट्स हैं. सो व्हेन वंस ये एग्स के थ्रू बॉडी के अंदर जाएगा तो इसके पार्ट्स जो हैं वो ब्रेक ऑफ हो जाएंगे इस वर्म के, एंड दे में सेटल इनटू एनी ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. सो जहाँ पर सेटल होंगे वहाँ पर ये पेन, ब्लॉकेज कॉज करेंगे, नर्वस डिसऑर्डर्स कॉज करेंगे. सो अ नंबर ऑफ सिम्टम्स एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर डिजीज टेनियासिस आर abdominal pain, indigestion, vomiting, constipation and nervous disorder. ठीक जी. इस वर्म के एग्स जो हैं कई बार वेजिटेबल्स के थ्रू भी हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, इसीलिए वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश करके फिर यूज़ करना चाहिए, राइट जी. सो बेसिक एक इंफॉर्मेशन है. नेक्स्ट आई विल मूव ऑन टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. ठीक है जी. कम्युनिकेबल डिजीज में कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस मैंने आपको बता दी. ट्राई एंड लर्न देम, राइट. तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा. वंस यूल रीड देम ट्वाइस थ्राइस यूल गेट एन आइडिया कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये प्रोटोजोन डिजीज़ है, ये हेलमिंथिक डिजीज़ है, यानी कि वर्म वाली डिजीज़ है. सो जस्ट गेट एन आइडिया ऑफ इट. ओके. ट्राई एंड मेमोराइज दीज थिंग्स. Then I talk about non-communicable diseases. Non-communicable diseases जैसे मैंने कहा कम्युनिकेट नहीं होंगी, तो इसका एक ब्रॉड वैरायटी है जिन्हें हम थोड़ी देर में एक एक करके डिस्कस करेंगे. These include deficiency diseases, यानी कि कुछ vitamins की deficiencies हैं, minerals की deficiencies हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे. कुछ hereditary diseases हैं, कुछ जेनेटिक डिजीजेज है, ये हम जेनेटिक्स के पोर्शन में डिस्कस करेंगे.
ठीक। देन देर आर सम डीजेनरेटिव डिजीजेज जहाँ पर द स्पेसिफिक ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी डीजेनरेट्स, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होगी। सो देर आर डीजेनरेटिव डिजीजेज। देन देर इज एलर्जी। एलर्जी क्या है? एलर्जी इज बेसिकली द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ अ पर्सन टू सर्टन एलर्जन। वो एलर्जन क्या हो सकता है? वो धूल मिट्टी भी हो सकती है, किसी खाने को स्पेसिफिक लेकर भी एलर्जी हो सकती है। सो एलर्जी अगेन इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, क्योंकि अगर मुझे कोई सी चीज़ की एलर्जी ज़रूरी थोड़ी है कि मैं वो एलर्जी, आई वोंट ट्रांसफर दैट एलर्जी टू यू। ठीक है जी। सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। सो एलर्जी इज बेसिकली अ हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब किसी एक इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव है टू दैट पर्टिकुलर एलर्जन। ठीक है जी। हाइपर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एन एलर्जन। ओके जी। Allergen can be anything. It can be some food item, it can be air, it can be dust particles, it can be pollen grains as well. ठीक है जी। Then we'll talk about cancer, the uncontrolled growth of cells. इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और डिटेल में बात करेंगे हम जेनेटिक डिजीजेस की। ठीक है जी। तो अभी मैं कुछ खास नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज उठा रही हूँ जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले इनमें आ जाता है इम्पॉर्टेंट डिजीज़ डायबिटीज़। और अगर मैं ये बात कहूँ कि आजकल हर घर के अंदर यू कैन फाइंड अ डायबिटिक पेशेंट, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, तो ये कुछ गलत नहीं होगा, राइट। सो डायबिटीज़ बेसिकली इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ आर एंडोक्राइन सिस्टम, राइट। हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है, यानी कि वो सिस्टम जो हमारी बॉडी में बनाता है हॉर्मोन्स। No, what are hormones? Hormones are chemical messengers जो तब बनते हैं जब बॉडी को ज़रूरत होती है एंड वाया ब्लड ये अपने टारगेट ऑर्गन पर काम करते हैं। ठीक। अब मैं वापस आती हूँ डायबिटीज़ पे। पता चल गया कि एसोसिएटेड डिजीज़ है विद द हार्मोन्स, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम का डिसऑर्डर है। अब डायबिटीज़ इज़ कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। अब इंसुलिन कहाँ बनता है? इंसुलिन बनता है हमारे पैनक्रियाज में। ठीक है जी। द बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, नाम नहीं भी याद रहेगा सो डोंट वरी। बीटा सेल्स बनाते हैं हमारे पैनक्रियाज के ये हार्मोन इंसुलिन। अब हमें सबको पता है कि जब हम खाना खाते हैं ना तो मेजरली जो हमारे खाने का फूड का कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। सो दीज कार्बोहाइड्रेट्स by the process of digestion are broken down into the simple sugars such as glucose, right। ये तो हमने 5th 6th क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। स्टिल एक बार याद कर लेते हैं कि हम अगर कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं तो उनकी ब्रेक डाउन होती है बाय द डाइजेस्टिव प्रोसेस, डाइजेशन इनटू सिंपल शुगर्स। तो इसका मतलब जब ब्रेक डाउन हो गया वो शुगर आ गई ब्लड के अंदर, राइट। वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट करेगी। अब इस इंसुलिन का काम है उस ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन्ड रखना, ना ज़्यादा होने देना ना कम होने देना, राइट। तो इंसुलिन का काम समझ में आया आपको? ठीक। इंसुलिन हैज़ टू मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल इन आर बॉडी। ठीक। अब मैं फिर आती हूँ, डायबिटीज़ है हमारे पास दो तरह की, डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस। इंसिपिडस को अभी के लिए भूल जाएंगे। ठीक। हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस की। उसकी भी आगे 2 टाइप्स हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। सो डायबिटीज़ 1 डायबिटीज़ 2 भी कहेंगे इसे। डायबिटीज़ 2 जो हम अपने आसपास कॉमनली देखते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रहा है पर उसकी मात्रा या तो कम है या हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर उस इंसुलिन को यूज़ करने के लिए इंसुलिन रिसेप्टर्स नहीं है। सो अगर इंसुलिन रिसेप्टर्स नहीं है तो सेल्स उस इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन नहीं करेंगे और फिर हो जाएगा हमारे ब्लड के अंदर
शुगर लेवल हाई या लो, ठीक है जी। सो इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 पहले डिस्कस कर रही हूँ। कॉमनली फाउंड विद एज आता है, जनरली 40+ लोगों में डायबिटीज़ होने की या जेनेटिकली भी डायबिटीज़ होने की रिस्क ज़्यादा रहता है, राइट। सो इट यूजली अकर्स ड्यूरिंग एडल्टहुड, बॉडी डज नॉट रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन प्रोडक्शन, इट इज़ कॉज्ड बाय द डाउन रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर्स, और इसे मैनेज किया जा सकता है थ्रू मेडिसिन, थ्रू डाइट एंड सर्टन हेल्दी चेंजेस इन आवर लाइफस्टाइल, राइट जी। अब आती हूँ टाइप 1 दैट इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। कई बार हमें सुनने को मिल जाता है कि वो छोटा सा बच्चा है, 6th क्लास में पढ़ता है, 7th क्लास में पढ़ता है, छोटा सा बच्चा है, उसको डायबिटीज है, राइट। सो ऐसी डायबिटीज is triggered by certain bacterial या fungal infections and this is called as diabetes 1, that is insulin dependent diabetes mellitus, ठीक जी। usually occurs during childhood, body does not produce sufficient insulin, और क्यों नहीं प्रोड्यूस करती? क्योंकि इंसुलिन कहाँ से बनना है? बीटा सेल से, ठीक जी, ऑफ द पेनक्रियाज। तो वहाँ पर कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से या किसी और इन्फेक्शन की वजह से वो बीटा सेल्स डैमेज हो गए हैं, सो इंसुलिन नहीं बनेगा, इसलिए ऐसे लोगों को इंसुलिन इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। टाइप 2 में भी कुछ लोग लेते हैं, पर जब वो इंसुलिन कंट्रोल नहीं हो रहा, सो दैट इज समथिंग डिफरेंट, वो फिजियोलॉजी पे डिपेंड करेगा, हम उन डिटेल्स में नहीं जाएंगे। विल टॉक अबाउट द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज, राइट। सो बेसिक डिफरेंसेस ये होगा ड्यूरिंग एडल्टहुड, ये ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है या इट माइट बी ट्रिगर्ड बाय सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एज वेल, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस की बच्चा बीमार हुआ, उसके बाद से उसको डायबिटीज़ होगी। सो उसमें क्या हुआ, बीटा सेल्स जो है वो इम्यून सिस्टम की डिसऑर्डर की वजह से अपने ही बीटा सेल्स को अपने ही इम्यून सिस्टम ने डैमेज कर दिया, सो दैट इज ऑटो इम्यून, राइट। सो मोटा मोटा डिफरेंस फिर से देख लेंगे। टाइप 1 में पेनक्रियाज दे फेल टू प्रोड्यूस इंसुलिन, टाइप 2 में इंसुलिन बन तो रहा है पर इंसुलिन रिसेप्टर्स नहीं है, तो हम उस इंसुलिन जो बॉडी में बन भी रहे हैं उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, ठीक। एज अ रिजल्ट क्या होगा, देयर वुड बी हाई ब्लड शुगर लेवल, ठीक है जी। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, पॉलीडिप्सिया। Now what is polydipsia? Excessive thirst. Polyuria, that is passing out of urine. Frequent urination होती है, बार बार urination की urge होती है, right? So then there is eyesight blur हो जाती है, भूख बहुत लगती है, ऐसा खाना खा के भी ऐसा लगता है कि नहीं अभी भी भूख लगी हुई है। So weight रिड्यूस हो जाता है विदाउट एनी रीजंस एंड एग्जॉस्टेड फील करता है इंसान। सो दीज आर बेसिक सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, आईसाइट ब्लरी हो जाती है, फटीग रहता है, दीज आर द बेसिक सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। अब इसके साथ हम बात करते हैं दूसरी डायबिटीज़ की, दैट इज डायबिटीज़ इंसिपिडस। अब इसका नाम तो है डायबिटीज़, पर अगर मैं कहूँ कि ये एक मिसनॉमर है, क्योंकि ये डायबिटीज़ एक्चुअली इसका कोई लेना देना इंसुलिन के साथ नहीं है, पर इसका लेना देना एक और हार्मोन से है एंड दैट इज ADH, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, अगेन एंडोक्राइन सिस्टम का, which this ADH hormone is secreted by the pituitary gland of our body, ठीक जी। पिट्यूटरी ग्लैंड आप याद रखेंगे, दैट इज मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ठीक जी। और वो किसके कंट्रोल के अंदर होता है? हाइपोथैलेमस, दैट इज द फ्लोर ऑफ द ब्रेन। कुछ बेसिक टर्म्स हैं, हाइपोथैलेमस ब्रेन, इसको ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करेगा ADH, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब इस डायूरेटिक हार्मोन का काम क्या है? इसका काम है बॉडी के अंदर वाटर एंड मिनरल बैलेंस को मेंटेन करके रखना, यानी कि वाटर बैलेंस को रेगुलेट करना। वो कैसे रेगुलेट करेगा? बाय अफेक्टिंग द यूरिन प्रोडक्शन,
तो यूरिन आउटपुट कम करनी है या ज़्यादा करनी है, वो मात्रा डिपेंड करेगी इस हार्मोन ADH पे. इट रेगुलेट्स द वाटर बैलेंस इन आवर बॉडी. सो अगर ADH इंक्रीज्ड मात्रा में है तो ये काम करेगा हमारे किडनी के सेल्स के ऊपर और वहाँ से पानी को रीअब्जॉर्ब करेगा और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास करेगा. ठीक जी. और अगर ये लेस बनता है, लेस होगा तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं होगी एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी. अब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन तो हमने डायबिटीज़ मेलाइटस में भी पढ़ा था. सो दिस इज हाउ डायबिटीज़ इंसिपिडस का नाम डायबिटीज़ है, क्योंकि इसके सिम्टम्स आर वेरी मच सिमिलर टू डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि इंसुलिन से रिलेटेड है. दिस इज रिलेटेड टू ADH हार्मोन और वो इंसुलिन से रिलेटेड है. राइट. सो बेसिक डिफरेंस समझ में आया. यहाँ पे हम ADH की बात कर रहे हैं और हार्मोन सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो कि वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है हमारी बॉडी के अंदर. सो जब डायबिटीज़ इंसिपिडस है तो ADH हार्मोन का बहुत लेवल कम हो जाता है. लेवल कम हो जाता है तो पानी रीअब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी के अंदर. सो देयर वुड बी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन. एन अर्ज टू पास यूरिन बहुत ज़्यादा होगी एंड वाटर बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं होगा, ओडरलेस यूरिन होगा. सो वो कहलाएगी डायबिटीज़ इंसिपिडस. राइट. I hope you understood the difference between diabetes mellitus and diabetes insipidus. कैसे ये डायबिटीज़ एक्चुअली डायबिटीज़ नहीं है, ये एक और एसोसिएटेड हार्मोन से के वजह से डिजीज़ है. सो डायबिटीज़ इंसिपिडस इज कॉज्ड ड्यू टू द लेस प्रोडक्शन ऑफ ADH हार्मोन बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. सो मोटा मोटा इसका नाम याद रखेंगे. ठीक है जी. एंड इसका इफेक्ट याद रखेंगे. सो फिर आपको इसको क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिर्फ हार्मोन याद रखिए, उसका काम, और ये याद रखेंगे कि अगर ये लिटिल है, लेस प्रोडक्शन है, तो क्या इफेक्ट है. राइट. सो ये है डायबिटीज़ मेलाइटस एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस. सो अब हम जो अपनी नेक्स्ट डिजीज देखने वाले हैं दैट इज कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज. कार्डियक वर्ड आप जहां भी देखेंगे इट परटेन्स टू ह्यूमन हार्ट. राइट. सो डिजीजेस देखने से पहले थोड़ा सा बेसिकली हम अपने ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं. राइट. ऑल ऑफ अस नो दैट वी द ह्यूमन बींग्स हैव अ 4 चेम्बर्ड हार्ट. हमारे हार्ट के 4 चेम्बर्स हैं, यानी कि 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स. ऑरिकल्स ऊपर वाले चेम्बर्स हैं, इनको हम एट्रियम भी बोलते हैं. राइट. और नीचे वाले चेम्बर्स हैं वेंट्रिकल्स. राइट. इतनी बात क्लियर हो गई कि द ह्यूमन हार्ट इज 4 चेम्बर्ड. अब एक चीज और याद रखेंगे, द राइट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, जिसे हम लेमन लैंग्वेज में इम्प्योर ब्लड भी कह देते हैं. बट एक्चुअली इम्प्योर ब्लड मीन्स कि ऑक्सीजन की मात्रा उसमें कम है. राइट. एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड. राइट. सो हार्ट की थोड़ी सी फंक्शनिंग देख लेते हैं. सो राइट साइड पर आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट साइड पर आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारी बॉडी से आएगा राइट एट्रियम में या राइट ऑरिकल में. ऑरिकल बोलूं एट्रियम बोलूं एक ही बात है. राइट. सो इट कम्स वाया 2 इंपॉर्टेंट वेन्स. इनके नाम आपको याद नहीं रखने, बट डिजीजेस समझने के लिए थोड़ा सा आपको इसकी बैकग्राउंड फिजियोलॉजी थोड़ी पता होनी चाहिए. राइट. सो याद रखेंगे डीऑक्सीडेटेड ब्लड पहुंचता है राइट ऑरिकल में बाय द मीन्स ऑफ 2 इंपॉर्टेंट वेन्स. क्योंकि ये बड़ी वेन्स हैं तो इनका नाम है वीना कावा. राइट. ऊपर वाली बॉडी यानी कि ये वाला रीजन यहाँ से इम्प्योर ब्लड लेके आएगा सुपीरियर वीना कावा एंड द लोअर बॉडी वहाँ से डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेके आएंगे इंफीरियर वीना कावा. ठीक जी. सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा. ये ब्लड आ जाएगा राइट ऑरिकल में. डीऑक्सीडेटेड ब्लड. अब डीऑक्सीडेटेड ब्लड मूव करेगा फ्रॉम द राइट ऑरिकल्स टू द राइट वेंट्रिकल.
राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है जी। बट ये ब्लड वापस बैक फ्लो ना कर जाए, इसके लिए यहाँ पर प्रेजेंट होगा ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है जी। हम दो टर्म्स यहाँ और मैं बताऊंगी आपको, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल इज कंप्रेशन, डायस्टोल रिलैक्सेशन। सो जब ऊपर ऑरिकल्स रिलैक्स करेंगे, राइट सॉरी ऑरिकल्स जो हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तब ब्लड नीचे पुश होगा और आएगा राइट वेंट्रिकल में। अब धीरे धीरे राइट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, भरना शुरू हो जाएगा, बट ब्लड बैक फ्लो ना कर जाए, इसके लिए यहाँ पर प्रेजेंट है वाल्व्स कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व, और ये हो जाएगा बंद, ठीक जी, ताकि ब्लड बैक फ्लो ना करे। अब ब्लड पहुंच गया, कैसा ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड पहुंच गया राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से यही डीऑक्सीनेटेड ब्लड प्योरीफाई होने के लिए जाएगा, यानी कि अब इसमें और ऑक्सीजन की मात्रा ऐड होगी, और वो कहाँ पर होगी, वो होगी लंग्स के अंदर, राइट। तो यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा टू द लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन वाया पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट और बनता है, द पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी in our body that carries deoxygenated blood। ध्यान से सुनिए, आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन आर बॉडी, राइट, हार्ट से ब्लड लेकर आती हैं, इसका मतलब उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है, फ्लो करेगा, राइट। बट पल्मोनरी आर्टरी इकलौती ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, कहाँ से, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। राइट ऑरिकल में ब्लड आया, कैसा ब्लड आया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया, उसको दो मेजर वेन्स लेके आई, अब वहां से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, पर ब्लैक फ्लो ना हो जाए इसलिए यहां पर क्लोज हो जाएंगे ट्राइकस्पिड वाल्व्स, ठीक जी। ब्लड चला गया लंग्स में, लंग्स में हुई इस ब्लड की प्योरिफिकेशन। अब लंग्स से प्योर ब्लड आएगा किस तरफ, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, और वहां पर भी सबसे पहले लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, राइट। ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट ऑरिकल में वाया द पल्मोनरी वेन। फिर ये एक सवाल बन गया, वेन्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं हमारी बॉडी में, बट पल्मोनरी वेन इकलौती ऐसी वेन है जो कि प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। इट विल ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द लंग्स बैक टू द हार्ट इन लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, राइट। पर लेफ्ट वेंट्रिकल से बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो, इसके लिए यहां पर प्रेजेंट है मिट्रल वाल्व्स, राइट। यहां पर प्रेजेंट है मिट्रल वाल्व, इसे ट्राइकस्पिड वाल्व बोलेंगे, इसे बाइकस्पिड वाल्व बोलेंगे, ठीक। सो ये वाल्व्स प्रेजेंट हैं इसलिए ताकि ब्लड का बैक फ्लो प्रिवेंट किया जा सके। इज इट क्लियर? तो आगे चलेंगे। अब ब्लड आ गया, कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक जी। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो कि ऑक्सीजनेटेड है कहाँ जाना चाहिए, सारी बॉडी के अंदर, थ्रू द लार्जर वेसल कॉल्ड एज एओर्टा। अब यहां पर भी तो बैक फ्लो हो सकता है, सो इस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यहां पर प्रेजेंट हैं अगेन वाल्व्स, इसे बोलेंगे क्योंकि एओर्टा के एंड पर प्रेजेंट है, एओर्टिक वाल्व्स बोलेंगे, सेमील्यूनर वाल्व्स भी बोल सकते हैं। लाइकवाइज यहाँ पर भी जहाँ हमने राइट वेंट्रिकल की बात की थी कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है लंग्स में, वहाँ पर भी बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए वाल्व्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है जी। पल्मोनरी वाल्व्स या सेमील्यूनर वाल्व्स यहाँ प्रेजेंट हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड में आ रहा है और कैसे मूवमेंट हो रही है। एक बार क्विकली फिर से रिवाइज कर लेते हैं। राइट ऑरिकल में ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा।
राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, बट बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए यहां पर प्रेजेंट होगा ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट। ठीक है जी, फिर चलते हैं हम आगे। यहां पर अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए, ठीक जी, और वो जाएगा थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड। लंग्स से प्योरिफिकेशन के बाद, ऑक्सीजनेशन के बाद ब्लड वापस आता है इन द लेफ्ट ऑरिकल, राइट। लेफ्ट ऑरिकल में आएगा वाया द पल्मोनरी वेन विच इज द ओनली वेन इन द बॉडी दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यहां पर प्रेजेंट है मिट्रल वाल्व, ठीक जी। लाइकवाइज लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारी बॉडी में जाएगा वाया अयोर्टा, पर बैक फ्लो ना हो इसलिए यहां पर प्रेजेंट होंगे अयोर्टिक वाल्व्स, और दूसरी तरफ यहां पर होंगे पल्मोनरी वाल्व्स ताकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस ना आए, वो लंग्स की तरफ ही जाए, ठीक, राइट वेंट्रिकल में। इतनी बात क्लियर आ गई, ठीक। थोड़ा सा समझ आ गया हमें कि हार्ट कैसा है बना हुआ, वर्किंग कैसे हार्ट की। सो अब हम देखते हैं कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस क्या हैं। सो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एज आई टोल्ड ये हैं हार्ट की डिजीजेस, और बेसिकली इनके रीजंस भी हैं, या आर्टरीज में प्रॉब्लम आ जाएगी या वेन्स में प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। सो दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस इज थिकनिंग और हार्डनिंग। जब हमारी आर्टरीज थिकन हो जाती है, फाइब्रस टिश्यू कम हो जाएगा तो एक थिकनिंग हो जाती है। अब थिकनिंग हो जाएगी तो ये ब्लड फ्लो इतने अच्छे से नहीं होगा, एंड इट विल इवेंचुअली लीड टू कार्डियक प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, ठीक जी। दूसरा है एथेरोस्क्लेरोसिस, जहां पे नैरोइंग हो जाती है ऑफ द ब्लड वेसल्स, नैरो हो जाते हैं। और नैरो कैसे होंगे, या तो यहाँ पे फैट डेपोजिशन हो गया है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया है, सो दिस इज नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। इससे भी इवेंचुअली क्या होंगी, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज या हार्ट प्रॉब्लम्स होंगी। सो कुछ बेसिक जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं वो देख लेते हैं। एक हम जनरली बोलते हैं ना, कॉमन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं यार कि मेरे चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है, ठीक, तो कहीं हार्ट का पेन तो नहीं है। सो वो जो हार्ट का पेन है दैट इज कॉल्ड एज एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेन बोलते हैं उसे। सो इट इज अ severe temporary heart pain spreading towards the left side, लेफ्ट आर्म में जाएगा, ठीक है। और ये इस वजह से है जनरली या तो कोई ब्लॉकेज है या देयर इज मायोकार्डियल इश्मीया, रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई, और रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई इनमें से किसी भी रीजन की वजह से हो सकती है, राइट। देन आई मूव टू हार्ट अटैक। फॉर्मेशन ऑफ अ क्लॉट, कोई क्लॉट बन गया है इन अ नैरो कोरोनरी आर्टरी। अब कोरोनरी आर्टरी क्या है, द आर्टरी दैट सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट इटसेल्फ। सारी बॉडी को ब्लड मिल रहा है, पर वही वो आर्टरीज जो ब्लड हार्ट को ही सप्लाई कर रही हैं उन्हें बोलेंगे कोरोनरी आर्टरी। सो अगर वहां पर कोई थ्रोम्बस या क्लॉट बन गया है तो ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी बियॉन्ड दैट रीजन, एंड दैट माइट लीड टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलेंगे या हार्ट अटैक, ठीक जी। सो अब ये कंडीशन जहां पे एक स्पेसिफिक क्लॉट फॉर्मेशन के बाद मसल सेल्स में, हार्ट मसल्स में, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, तो वहां पर ब्लड फ्लो नहीं होगा, दिस माइट लीड टू हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं इसको, ठीक जी। क्लियर हो गया, समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास रूमेटिक हार्ट डिजीज। अब रूमेटिक हार्ट डिजीज क्या है, रूमेटिक फीवर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का, एंड ड्यूरिंग दैट इन्फेक्शन सम टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड। ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में जगह जगह इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं, और ये इन्फ्लेमेशन हमारी हार्ट की लेयर में भी प्रेजेंट हो सकता है। एंडोकार्डियम इज द लेयर दैट कवर्स द हार्ट, द कवरिंग ऑफ द हार्ट, ठीक जी। अगर इसमें ये इन्फ्लेमेशन आ गई है तो इस डिजीज की वजह से, जो कि रूमेटिक डिजीज है, यहां पर प्रोड्यूस होगी अ मर्मर साउंड, ठीक जी। अब ये मर्मर साउंड क्या है, थोड़ा सा हार्ट साउंड्स को भी देख लेंगे। जनरली जो हेल्दी हार्ट की साउंड्स हैं वो बेसिकली हम बोलते तो 4 हार्ट साउंड्स हैं, बट 2 हार्ट साउंड्स इंपॉर्टेंट है, लब एंड डप। सो अब तक जो पढ़ते थे ना हार्ट धक 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 करता है, सो देयर इज नो धक धक, एक्चुअली द हार्ट साउंड्स आर लब एंड डप। और ये लब और डप साउंड्स कब प्रोड्यूस होते हैं, याद कीजिए, अभी बात की थी हमने
मिट्रल वाल्व की एंड ट्राइकस्पिड वाल्व की। सो जब ये ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होता है एंड मिट्रल वाल्व क्लोज होता है तब प्रोड्यूस होती हैं ये साउंड्स लब एंड डप। दीज आर द मेजर साउंड्स जो थोड़ी हाई पिच्ड हैं। कुछ जो साउंड्स ये फर्स्ट साउंड है, उसके बाद कुछ साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं जब हमारे वाल्व्स क्लोज होते हैं। वो कौन से वाल्व्स थे? इस पिक्चर में हमने देखा था पल्मोनरी वाल्व एंड एओर्टिक वाल्व। ठीक जी, पल्मोनरी आर्टरी को क्लोज करने वाला, ठीक है जी, और इधर एओर्टा को क्लोज करने वाला एओर्टिक वाल्व। इनकी क्लोजर पे भी साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। सो जनरली ये दोनों साउंड्स जो प्रोड्यूस होंगी नॉर्मल हार्ट की होंगी, लब्ड अप एंड द क्लोजर ऑफ दीज वाल्व्स। बट कई बार फॉल्टी साउंड्स प्रोड्यूस हो जाती हैं विच आर कॉल्ड एज मर्मर साउंड्स, MUR। सो ये मर्मर साउंड्स क्या है? फॉल्टी साउंड्स है। इससे हमें हार्ट अटैक के बारे में या कुछ क्लॉट है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर कैन ईजिली हियर दीज साउंड्स। हालांकि इनको सुनना इतना आसान नहीं होता, बट फॉल्टी हार्ट में दीज साउंड्स, मर्मर साउंड्स आर प्रोड्यूस। और वो कहाँ पर होता है? रूमेटिक हार्ट डिजीज। सो दीज आर अबनॉर्मल हार्ट साउंड्स और इनको डॉक्टर सुन लेता है विद द हेल्प ऑफ अ स्टेथोस्कोप। ठीक जी, रूमेटिक हार्ट डिजीज समझ आया। देन आई मूव ऑन टू हाइपरटेंशन। एवरी सेकेंड पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज। ठीक, हाइपरटेंशन मीन्स हाई BP, हाई ब्लड प्रेशर। जनरली द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120 to 80, पर इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 110, 70 भी हो सकता है। बट अगर कंसिस्टेंटली लो या हाई रह रहा हो, यहाँ पे मैं अगर हाइपरटेंशन की बात कर रही हूँ, सो दैट इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन और हाई BP। सो हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीजेज और ये वाइटल ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे ब्रेन, किडनीज, इनको इफेक्ट करता है। ठीक, अब ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए हमारे पास है स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है जी, आजकल तो डिजिटल भी आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक, बट जनरली हम पहले ये यूज करते थे, अब तो डिजिटल अवेलेबल हैं, राइट। सो स्फिग्मोमैनोमीटर इज अ डिवाइस, इट इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं हार्ट डिजीजेस प्रिवेंशन। बहुत ही आसान है। सबसे पहली बात तो स्ट्रेस को दूर रखो, हालांकि प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल है, बट स्ट्रेस इज द मेजर रीजन फॉर अ नंबर ऑफ हार्ट डिजीजेस। सो स्ट्रेस से दूर रखिए रहें, हेल्दी डाइट लें और स्मोकिंग या अल्कोहल कंजम्पशन विच लीड टू जनरली दीज डिजीजेज वो कम लें। रिड्यूसिंग शुगर लेवल, डिक्रीजिंग स्ट्रेस और हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें कैन हेल्प यू प्रिवेंट द हार्ट डिजीजेज, राइट। एक बहुत ही जनरल टॉपिक है हाउ टू प्रिवेंट हार्ट डिजीजेज। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कुछ डिजीजेज जो कि रिलेटेड हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम से, यानी कि वो सिस्टम जो हमारे बॉडी का ढांचा बना रहा है, फ्रेमवर्क बना रहा है, बोन्स का बना हुआ है। सो उसको समझने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमारे जो बॉडी है उसके अंदर बोन्स प्रेजेंट हैं और स्पेसिफिक जॉइंट्स प्रेजेंट हैं। अब जॉइंट्स क्या है? जॉइंट इज द पॉइंट वेयर 2 or more बोन्स मीट। ठीक जी, 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स जहाँ मीट करेंगे दैट इज कॉल्ड एज अ जॉइंट। सो जॉइंट के अलग अलग टाइप हैं, फाइब्रस जॉइंट, सिनोवियल जॉइंट, कार्टिलेजनस जॉइंट। ठीक जी, टाइप्स याद नहीं करेंगे, बस इनका हम मेन डिजीजेस देखेंगे और कुछ फंक्शंस देख लेंगे, राइट। सो फाइब्रस जॉइंट जहाँ होगा वहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होगी, राइट। और ये जॉइंट प्रेजेंट होता है हमारी स्कल बोन्स में। दिस जॉइंट इज इमूवेबल जॉइंट। देन देयर इज कार्टिलेजनस जॉइंट जहां पर कुछ अमाउंट ऑफ मूवमेंट अलाउड है, जैसे हमारे स्पाइन्स में जो जॉइंट्स हैं दे आर कार्टिलेजनस जॉइंट, दोनों के बीच में कार्टिलेज शीट है तो कुछ मूवमेंट अलाउड है। देन देयर आर फुल मूवमेंट जॉइंट्स जहां पे जो वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट शो करते हैं, दीज आर सिनोवियल जॉइंट्स एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। ठीक है जी, याद रखेंगे स्कल के जॉइंट्स आर इमूवेबल जॉइंट्स। देन देयर आर जॉइंट्स विच शो अ लेसर अमाउंट ऑफ मूवमेंट, दैट इज कार्टिलेजनस जॉइंट। और फिर है हमारे पास सिनोवियल जॉइंट्स जहाँ पर बहुत मूवमेंट होती है, राइट। देन वी मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। सो जॉइंट्स अलग अलग टाइप के हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट, पाइवेट जॉइंट जिसकी वजह से हम सिर हिला पा रहे हैं साइडवेज एंड आगे पीछे, राइट, पाइवेट जॉइंट। देन देयर इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जिसकी वजह से हम अपनी बाजू को घुमा सकते हैं पूरा। बॉल एंड सॉकेट का मतलब होता है एक
बोन के सॉकेट के अंदर दूसरी बोन का बॉल शेप स्ट्रक्चर फंसा हुआ है, सो कंप्लीट मूवमेंट शो होती है, राइट। सो दिस इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देन देयर इज कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स जो कि हमारे रिस्ट में प्रेजेंट है। देन देयर इज सैडल जॉइंट हमारे फिंगर्स में प्रेजेंट है। एंड देयर इज हिंज जॉइंट एज वेल। जितने नाम याद हो जाएं उतना गुड, ठीक। नहीं तो बेसिक समझ लीजिए कि जॉइंट्स क्या हैं, जॉइंट्स के टाइप्स क्या हैं। स्कल वाले जॉइंट्स जो हैं वो स्यूचर्स बोलते हैं उनको, एंड दे आर इमूवेबल जॉइंट्स, राइट। सो अब हम बात करते हैं डिजीजेस की। बेसिकली हमें ये समझना है। सो आर्थराइटिस, इट इज़ अ डिजीज ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, कॉमन डिजीज है। विद द एज जनरली देयर इज इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट्स, सूजन आ जाती है, राइट। एंड द मूवमेंट ऑफ द बोन्स, हमारी अपनी मूवमेंट जो है वो पेनफुल हो जाती है, स्टिफ हो जाते हैं जॉइंट्स, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज आर्थराइटिस। बुजुर्गों को देखा है कि अगर वो बैठ गए हैं चेयर पे तो उनसे उठना मुश्किल है, चौंकड़ी मार के नहीं बैठ पाते। सो दिस इज आर्थराइटिस। आर्थराइटिस की अलग अलग टाइप्स हैं। फर्स्ट इज ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो वर्ड स्टैंड्स फॉर द बोन। सो ऑस्टियो आर्थराइटिस इज वेयरिंग और ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कार्टिलेज दैट कवर्स एवरी एंड ऑफ द बोन। अब कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज एक सॉफ्ट टिश्यू है। जनरली हमारी बोन्स आर मेड अप ऑफ हार्ड टिश्यूज, बोनी स्ट्रक्चर्स। साथ ही हमारी बोन्स में कार्टिलेज भी प्रेजेंट है। अब कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है? ये ईयर के अंदर, ईयर पिन्ना के अंदर, द टिप ऑफ द नोज, जो कि सॉफ्ट है। सो कार्टिलेज इज अ सॉफ्टर पार्ट ऑफ दिस स्केलेटल सिस्टम, राइट। सो कार्टिलेज दैट कवर्स एवरी एंड ऑफ द बोन, इसकी ब्रेकिंग डाउन हो गई या वेयरिंग हो गई है, जिससे बहुत पेन रहती है, ठीक। और अब जब ये स्वेलिंग हो गई है तो जनरली मूवमेंट बहुत पेनफुल हो गई है, एंड देन इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्स। तीखे कोने बन जाते हैं बोन्स के अंदर। ऑल द मोर डिफिकल्ट हो जाती है मूवमेंट और पेनफुल हो जाती है, ठीक। सो कार्टिलेज टिश्यू जो प्रेजेंट है उसकी वेयरिंग की वजह से, ब्रेकडाउन की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस। देन अगेन देयर इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड, अगेन रूमेटॉइड फीवर की वजह से। अब यहाँ पे क्या होता है? ड्यू टू द रूमेटॉइड फीवर यहाँ पर बॉडी के अंदर जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है बाय द अनएक्सपेक्टेड अटैकिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। जनरली हम इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कहते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। रूमेटॉइड कॉरोनरी डिजीज पढ़ी थी हमने, सो वहां पर एंडोकार्डियम को इफेक्ट किया। अब ऐसे ही किसी फीवर में क्या होगा? हमारा अपना इम्यून सिस्टम हमारे अपने बॉडी सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। सो दिस इज ऑटो इम्यून, सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। बॉडी में टॉक्सिन्स की वजह से रूमेटॉइड फीवर की बाद ये इन्फ्लेमेशन आ जाती है, बिकॉज द बॉडीज ओन सेल्स स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द जॉइंट टिश्यू एंड देयर इज ग्रेट पेन ड्यू टू द थिकनिंग ऑफ द टिश्यू लाइनिंग द जॉइंट्स, ठीक। एंड दिस इज जनरली फाउंड इन मोर इन फीमेल्स दैन मेल्स, राइट। सो याद रखेंगे आप, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या हो रहा है? इट इज अ सॉर्ट ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जहाँ पर सिनोवियल मेम्ब्रेन्स स्वोलन है। और यहाँ पर ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या है? कार्टिलेज टिश्यू की वेयर एंड टेयर हो गई है, राइट। छोटे छोटे माइनर डिफरेंसेस आप याद रखेंगे। देन देर इज अनदर डिजीज कॉल्ड एज गाउट, जिसको हम नॉर्मल जिंदगी में गठिया भी कहते हैं। सो गाउट इज बेसिकली द अकुमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, और जनरली ये टोज में दिखाई देता है, ठीक जी। सबसे पहले वहाँ इन्फ्लेमेशन आएगी, बट इवेंचुअली इट शिफ्ट्स टू द अदर, इट इज विजिबल इन अदर जॉइंट्स ऑल्सो। सो गाउट इज स्पेशली द अकुमुलेशन ऑफ सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स एंड यूरिक एसिड. They gather and deposit in the synovial joints, which causes arthritis with pain at night, making it difficult to move. ठीक चीज जनरली टोज में दिखाई देता है, ठीक। स्वेलिंग हो जाती है, गठिया कहते हैं इसको. Then I move to the next disease, that is osteoporosis. Osteo word मैंने पहले ही बताया बोन से रिलेटेड है, porosis पोरस हो गई हैं. अब ये डिजीज कब होगी? जब नॉर्मल बोन तो पोरस नहीं है, अब ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होगा? नई बोन सेल्स बनने, ऑस्टियोब्लास्ट बनने बंद हो गए, न्यू बोन नहीं बन रही है, सो वहाँ पर बड़े बड़े पोर्स बन गए. सो दिस इज कॉल्ड एज ऑस्टियोपोरोसिस. इट डिनोट्स अ कंडीशन वेयर देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन द न्यू बोन फॉर्मेशन एंड ओल्ड बोन रीअब्सॉर्प्शन. विद द टाइम, बिकॉज कैल्शियम की बोन्स बढ़ी, देयर इज रीअब्सॉर्प्शन ऑफ बोन्स. तो नई बन नहीं रही, पुरानी रीअब्सॉर्ब हो रही है, देयर वुड बी pores and this would lead to a disease called osteoporosis. ठीक.
नेक्स्ट आई मूव ऑन टू द टेस्ट। ठीक जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हम क्या करते हैं, हम बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट कराते हैं, इसको DXA के नाम से भी जानते हैं, डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शन टेस्ट, जहाँ पर मिनरल्स का अमाउंट मेजर करके हम ये बताते हैं कि कितनी मिनरल डेंसिटी, द बोन इज फ्रेजाइल और द बोन इज फाइन। ठीक, सो ऑप्टिमल रेंज जो है वो क्या होगी, नॉर्मल बोन डेंसिटी -1 टू दिस +1, बट अगर -1 टू -2.5 है, सो यहाँ पर क्या है, पेनफुल हो गई हैं बोन्स, और इससे भी अगर ड्रॉप हो जाएगी तो वो ऑस्टियोपोरोसिस रेंज है। राइट, ये याद रखेंगे। BMD टेस्ट ऑल्सो नोन एज DXA टेस्ट, दैट इज डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शन डन विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज, और कैल्शियम अमाउंट मेजर करते हैं। सो फिक्स्ड पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली वी गेट टू नो द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द बोन्स। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास किडनी स्टोन्स, बहुत ही नॉर्मल है, जनरली यूरिनरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं स्टोन्स, एंड दे इन्वॉल्व क्रिस्टलाइज्ड केमिकल्स की अकुमुलेशन लाइक यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक जी, यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, इनको रीनल कैल्क्यूली भी बोलते हैं। ठीक, तो हमारे यूरिनरी ट्रैक के अंदर कई बार ये केमिकल्स क्रिस्टलाइज फॉर्म में, क्रिस्टल्स की फॉर्म में एक्युमुलेट हो जाते हैं, जिनको हम नॉर्मल लैंग्वेज में किडनी स्टोन्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है किडनी स्टोन्स को ट्रीट कैसे करना है। ठीक जी, दे आर ट्रीटेड यूजिंग द अल्ट्रासाउंड शॉक वेव्स। क्या किया जाता है, उन्हें लार्जर किडनी स्टोन्स पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, सो दैट दे आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेज एंड देन दे मूव आउट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, वाया यूरिन निकल जाते हैं। सो यहाँ पर लेज़र का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या किया जाता है, अगर किडनी के अंदर स्टोन्स हैं तो कैमरा एंड लेज़र आर इंसर्टेड इनटू द किडनी, यूरेथ्रा के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। ये लेज़र की एप्लीकेशन भी है, तो आप याद रखेंगे किडनी स्टोन्स में के रिमूवल में भी लेज़र की एप्लीकेशन है। राइट, सो किडनी स्टोन्स को टारगेट किया जाता है, द लार्जर किडनी स्टोन्स गेट ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेज, और फिर जो है पावर को इंक्रीज किया जाता है ताकि वो स्टोन जो है वो ब्लास्ट हो जाए, और स्मॉल टाइनी पीसेस के फॉर्म में वाया यूरिन दैट्स दोज क्रिस्टल्स आर पास्ड आउट ऑफ द बॉडी, एंड दिस इज कॉल्ड एज लिथोट्रिप्सी। लिथो वर्ड इज फॉर द सैंड और द जो छोटे छोटे ये स्टोन स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है जी, तो सॉलिड स्ट्रक्चर्स लिथोट्रिप्सी मीन्स इन स्टोन्स को ब्रेक करके बॉडी से बाहर फेंका जा रहा है यूजिंग द लेजर टेक्निक। राइट, नाउ आई मूव ऑन टू द ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। अब एज द नेम सजेस्ट, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस ये वो डिजीजेस हैं जो किसी भी ह्यूमन बीइंग में ओइंग टू इट्स ऑक्यूपेशन, काम की वजह से जो डिजीज़ है दैट इज ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस हम देख लेते हैं। फर्स्ट है एस्बेस्टोसिस, जो कि एस्बेस्टॉस की अकुमुलेशन की वजह से है, इनहेलेशन ऑफ एस्बेस्टॉस। देन देर इज बॉक्साइट फाइब्रोसिस, बॉक्साइट एज वी नो एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम की डिपोजिशन की वजह से है। देन देर इज बेरिलियोसिस, जो कि बेरिलियम की और उसके कंपाउंड्स की अकुमुलेशन से है, इनहेलेशन इनटू द बॉडी। Then there is siderosis because of the deposition of iron in the tissues in human body. Bisonosis is a brown lung disease जो कि कॉटन डस्ट को इनहेल करने की वजह से आती है, और ये सब डिजीजेस जनरली कहाँ इफेक्ट करती हैं, दे इफेक्ट द पल्मोनरी सिस्टम। पल्मोनरी सिस्टम यानी कि लंग्स वाला सिस्टम, रेस्पिरेशन वाला सिस्टम। सो पल्मोनरी सिस्टम को इफेक्ट करेगा। दिस माइट लीड टू द इन्फ्लेमेशन एंड डिस्पीनिया। जनरली डिस्पीनिया होता है यानी कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। सो एक ऐसे वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हैं जहाँ पे कॉटन डस्ट है या कोई कॉटन फाइबर्स हैं, फ्लैक्स है, हेम्प फाइबर्स हैं या सिलिकॉन है, एस्बेस्टॉस है, सो दे ग्रेजुअली व्हेन वी इनहेल देम दे गेट अक्यूमुलेटेड इन द पल्मोनरी टिश्यू, और वहाँ पर फिर डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग आती है। सो दीज डिजीजेज जिनके नाम मैंने आपको बताए, दीज आर कॉज्ड ड्यू टू द ऑक्यूपेशन। किसी के ऑक्यूपेशन की वजह से, प्रोलॉन्ग्ड इनहेलेशन की वजह से ऑफ द पार्टिकल्स लाइक आयरन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, एस्बेस्टॉस, इनकी वजह से ये डिजीजेज आती हैं।
These are occupational diseases. Then I come to carbon monoxide poisoning. Carbon monoxide यानी कि CO, it is formed by the inadequate burning of carbon in inadequate supply of oxygen. So CO की जो टेंडेंसी है वो हमारी हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होने की बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ कार्बमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये कब होगा? जनरली हम सुनते हैं ना कि जब आप कमरे में अंगीठी चलाएं तो दरवाजे खिड़कियां बंद ना करके सोएं, क्योंकि इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ एयर हो जाएगी, ऑक्सीजन हो जाएगी, दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड, और ये कार्बन मोनोक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाएगा, विल इनहेल दिस कार्बमिनो हीमोग्लोबिन एंड इट कैन ग्रेजुअली लीड टू सफोकेशन एंड डेथ एज वेल। सो राइट, कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग कहते हैं इसको। Now I move on to the important diseases which are called as deficiency diseases. So deficiency diseases क्या होती हैं? वो diseases जो किसी विटामिन या मिनरल की कमी की वजह से हैं। ठीक, सो हम विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस स्टार्ट करेंगे। Vitamins क्या है? Vitamins are those nutrients which we require in small amount, but ये हमारे बहुत सारे metabolic processes का पार्ट हैं और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक, सो vitamins हालांकि वो हमें एनर्जी नहीं देंगे इतने, बट वो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड दे रिक्वायर्ड इन माइन्यूट क्वांटिटीज टू कीप आवर सेल्स फिट एंड हेल्दी। ठीक सी, वाइटामिन्स। सो वाइटामिन्स दो तरह के हैं हमारे पास, अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें, वी हैव गॉट वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स एंड फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स में है हमारे पास विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो पहले वाटर सॉल्युबल से ही शुरू करते हैं। विटामिन बी की अगर बात करूं तो हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि विटामिन बी अकेला एक विटामिन नहीं है, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ विटामिन्स, विटामिन B1, B2, B4, B6 एंड सो ऑन। ठीक, तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट इज विटामिन B1 जिसका नाम है थायमिन, और ये प्रेजेंट है हमारे सभी होल ग्रेन्स के अंदर। ठीक, डी हास्ड ग्रेन्स के अंदर, राइस ब्रान के अंदर, मीट, फिश एंड ओट मील के अंदर। सो ये मेजर कंपोनेंट है कोएंजाइम्स का और हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में। सो कोएंजाइम्स आर नथिंग बट दे हेल्प इन द बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन आवर बॉडी। ठीक, उस डिटेल्स में नहीं जाएंगे हम। सो याद ये रखना है, विटामिन B1 इज थायमिन। प्रेजेंट कहाँ है? इट इज़ प्रेजेंट इन द होल ग्रेन्स, और इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज होती है बेरी, जिसके सिम्टम्स है कॉन्स्टिपेशन, वीकनेस, देर इज मस्कुलर एट्रोफी एंड इवन इट कैन लीड टू पैरालिसिस। सो बेरी इज अ डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 थायमिन। We move to vitamin B2 which is riboflavin। हम बीकासोल के कैप्सूल्स खाते हैं ना, तो अब नेक्स्ट टाइम आप उसके ऊपर पढ़ना, ये सब कंपोनेंट्स लिखे होंगे कि ये विटामिन प्रेजेंट है। सो राइबोफ्लेविन इज प्रेजेंट इन ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर प्रेजेंट है, राइट। और ये राइबोफ्लेविन फॉस्फोरिक एसिड के साथ हमारी बॉडी में कंबाइन करता है टू फॉर्म FAD। अब FAD क्या है? FAD यूज़ होता है, इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म में, रेस्पिरेशन में काम आता है। ठीक जी, इतना ही याद रखेंगे। एंड देन द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2 कॉजेज किलोसिस, जहाँ पर माउथ और लिप्स के कॉर्नर्स पे कट जाते हैं कॉर्नर्स। ठीक है, देर आर फिशर्स एट द कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स। कुछ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, जनरली कॉर्निया की में केराइटाइटिस हो जाता है, यानी कि स्वेलिंग हो जाती है। ठीक, सो टंग में इन्फ्लेमेशन, माउथ के कॉर्नर्स पे फिशर्स आना, दिस इज किलोसिस which is due to the deficiency of vitamin B2 riboflavin। ठीक, अब तो ये बीकासोल जो है, बीकासोल के कैप्सूल, ये सारे B कॉम्प्लेक्स कंटेन करता है। देन देर इज विटामिन B3 जिसको हम नाइसिन भी कहते हैं, निकोटिनिक एसिड, मिल्क प्रोडक्ट्स, सीरियल्स, ईस्ट, इन सब के अंदर प्रेजेंट है। खास बात विटामिन B के बारे में यही है कि ये किसकी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा? ये कंपोनेंट बनाता है हमारी बॉडी के अंदर कुछ खास कोएंजाइम्स प्रेजेंट में। सो कोएंजाइम NAD इज फॉर्म ड्यू टू इज, सो NAD जो है दैट इज यूज्ड इन ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। यानी कि मैं इसको ये कह लूँ सिंपल लैंग्वेज में अगर मुझे समझना है, तो यही NAD बाद में ATP बनाता है। और ATP क्या है? ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक, देन विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से होता है पेलाग्रा।
और इसमें स्किन जो है वो बहुत स्केली हो जाती है। खास बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये है कि पिलाग्रा को हम कहते हैं 4D syndrome. 4D syndrome because it leads to dermatitis, D for dermatitis, diarrhea, dementia and death. तो 4D हो गए। 4D सिंड्रोम इज पिलाग्रा। सो क्वेश्चन पिलाग्रा पे पूछा जाए, आपको पता है कि ये 4D सिंड्रोम है। 4D सिंड्रोम लिखा हुआ है तो आपको यू मस्ट नो दैट दिस इज पिलाग्रा विच इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B3। नेक्स्ट है विटामिन B6, पिरिडॉक्सिन, सीरियल्स, मीट, फ्लैश, ईस्ट में प्रेजेंट है एंड इट इज ऑल्सो सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। अगेन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में रिक्वायर्ड है, कोएंजाइम्स का पार्ट है एंड लीड्स टू डर्मेटाइटिस, अनीमिया, कन्वर्जन्स, नोजिया, वॉमिटिंग एटसेट्रा। ठीक जी। नेक्स्ट हम चल रहे हैं विटामिन B5 विच इज पैंटोथेनिक एसिड। मिल्क के अंदर प्रेजेंट है, शुगर केन, एग्स, ग्राउंडनट, टमेटो सब के अंदर प्रेजेंट है और ये बनाता है, इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोएंजाइम A। These are different coenzymes जो कि हमारे ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक पाथवे में यूज होते हैं जगह जगह। सो दैट्स अ कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। हम वो कोएंजाइम्स नहीं याद करेंगे, सिर्फ इतना ही ध्यान रखेंगे कि विटामिन का रोल क्या है, उसकी डेफिशिएंसी क्या है। इट लीड्स टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, ठीक, बर्निंग फीट सिंड्रोम, फटीग, नोजिया एंड फैटी लिवर इन मेन। ठीक है। देन है विटामिन H ऑल्सो कॉल्ड एज बायोटिन, प्रेजेंट इन चॉकलेट, ईस्ट, वेजिटेबल, फ्रूट्स एटसेट्रा। लिपिड सिंथेसिस में बहुत काम करता है और इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया भी बनाते हैं इसको। सो जनरली आपने देखा विटामिन B के हम जितनी भी डेफिशिएंसीज देख रहे हैं, दे आर समहाउ रिलेटेड टू द स्किन लेजन्स, हेयर फॉल, लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस एटसेट्रा। ठीक जी। सो कुछ सिम्टम्स ओवरलैप भी करते हैं कुछ डिजीजेस के, बट मेजर कुछ डिजीजेस के नाम है वो आप याद रखेंगे। देन आई मूव ऑन टू फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड हमें पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली प्रेग्नेंट लेडीज़ को फॉलिक एसिड की कंजम्पशन ज़्यादा, उनको टेबलेट्स दी जाती हैं। वो किस लिए दी जाती हैं? ताकि ये हीमोग्लोबिन कंटेंट को बढ़ा पाए। ठीक जी। इट इज़ प्रेजेंट इन सोयाबीन, kidney beans, yeast, green vegetables and synthesized by intestinal bacteria as well. Important है for the synthesis of DNA and maturation of blood corpuscles. blood cells को mature करने में फॉलिक एसिड का बहुत important रोल है। इसीलिए अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो गई है तब होता है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। मतलब आरबीसीज का साइज तो बढ़ गया है बट उनके अंदर हीमोग्लोबिन कंटेंट लो है। दिस इज मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। ठीक है जी। फॉलिक एसिड ग्रुप की, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से है। देन आई मूव टू विटामिन B12, साइनोकोबैलामिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड फॉर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स। अब डिफरेंस याद रखना है आपने। वो क्या डिफरेंस है? फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड देन विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से है पर्नीशियस एनीमिया। ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन फ्री इमेच्योर आरबीसीज। इमेच्योर आरबीसीज हैं जिनमें हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन नहीं है, राइट। यहाँ पर लो कंटेंट है, यहाँ पर नहीं प्रोडक्शन हो रही है और वहाँ पर साइज बड़ा है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं आरबीसीज के बड़े साइज की वजह से। देन आई मूव टू विटामिन C विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस्कॉर्बिक एसिड और ये हमने बहुत बार पढ़ा है। ये सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट है, खट्टे फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट है। बीट गुआवा, बीट ग्रेप्स, बीट मौसमी, संतरा, ये सब जितने भी, लाइम, जितने भी ये सिट्रस फ्रूट्स हैं, खट्टे फ्रूट्स हैं, दे आर अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन C। आंवला इज ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ विटामिन C। सो ये हेल्प करता है कोलेजन फॉर्मेशन में, बोन्स, कार्टिलेज, आरबीसीज में एंड फॉर आयरन मेटाबॉलिज्म ऑल्सो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक, अभी भी जैसे हम कोरोना वायरस की बात करें तो जनरली डॉक्टर्स उस टाइम सजेस्ट कर रहे थे विटामिन C ज़्यादा लीजिए क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। साइनाकोबैलामिन, विटामिन B12 लीजिए, जिंक लीजिए। सो बेसिकली क्या है ये ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, उन कोएंजाइम्स को बनाता है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है।
इसकी डेफिशिएंसी से होती है डिजीज कॉल्ड एज स्कर्वी, ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लीडर्स डिजीज, और इसका नाम एक और है सेलर्स डिजीज। अब ये सेलर्स डिजीज नाम कहाँ से आया? इसके पीछे एक स्टोरी है कि 15 to 18 सेंचुरी के बीच में जब लॉन्ग वॉयजेस कैरी आउट करते थे ब्रिटिश सोल्जर्स या ब्रिटिश ट्रेड करने के लिए, ब्रिटिशर्स ट्रेड करने के लिए, तो उनके सेलर्स जो है वो अपने साथ विटामिन सी को ज़्यादा स्टोर नहीं करके रख सकते थे, तो उनमें विटामिन सी की कमी हुई और उसकी वजह से बहुत सारे सेलर्स की डेथ भी हुई। सो वहाँ से नाम आया सेलर्स डिजीज़, राइट। सो सेलर्स डिजीज क्या है? वुंड, इट इज इसके कैरेक्टर्स क्या हैं इस डिजीज के? इट इज कैरेक्टराइज बाय वुंड हीलिंग एंड ग्रोथ रिटार्डेशन। वुंड हील नहीं होंगे, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, राइट, ये याद रखेंगे, और सेलर्स डिजीज भी कहते थे इसको। नेक्स्ट आई कम टू फैट सॉल्युबल वाइटामिन। फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं हमारे पास विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, के। विटामिन ए ऑल्सो कॉल्ड एज रेटिनॉल। रेटिनॉल है तो इसका मतलब यहीं से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये हमारे आईज की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज सिंथेसाइज इन द सेल्स ऑफ लिवर एंड इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक जी। एंड कैरोटीन इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। सो कैरेटिन प्रेजेंट होगा तो विटामिन ए बनेगा, राइट। इट इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ विजुअल पिगमेंट्स। विजुअल पिगमेंट्स क्या है? हमारी आई के अंदर दो पिगमेंट्स होते हैं, आयोडोप्सिन एंड रोडोप्सिन। सो इनके बनने के लिए हमें चाहिए विटामिन ई, विटामिन ए, जैसा कि मैंने कहा हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द आईज। सो अब इसकी डेफिशिएंसी डिजीजेस भी आईज से रिलेटेड होंगी। सो विटामिन ए की डेफिशिएंसी लीड्स टू ज़ेरोथेल्मिया, XEROPHTHALMIA, जहाँ पर कंजक्टिवा में केरेटिनाइजेशन हो जाती है, ठीक है। कॉर्निया सॉफ्ट और कंजक्टिवा हार्ड हो जाता है, ओपेक हो जाता है, ठीक। एंड इट इफेक्ट्स द विजन। देन देयर इज नाइट ब्लाइंडनेस या निक्टेलोपिया कहते हैं इसको, इम्पेयर्ड ग्रोथ ऑफ द ग्लैंड्स, एंड यहाँ पर विजन, नाइट विजन जो है, नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, इसलिए नाइट विजन जो है वो बहुत हैम्पर हो जाता है, नाइट विजन अच्छा नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर रॉड सेल्स में ये रेटिनॉल रोडोप्सिन पिगमेंट नहीं बन रहा, ठीक जी। विटामिन ए रिलेटेड टू द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द नॉर्मल बीइंग ऑफ द आईज, इसके लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन ए। नेक्स्ट आई मूव टू विटामिन डी, नाम है इसका कोलेकैल्सिफेरॉल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द सनशाइन विटामिन। जनरली जो है ना विटामिन हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। कुछ एक हैं जो विटामिन बी जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट बैक्टीरिया बनाते हैं, बट दिस इज द विटामिन ऑल्सो कॉल्ड एज सनशाइन विटामिन। क्यों? क्योंकि ये सिंथेसाइज होता है हमारे स्किन सेल्स में फ्रॉम 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, जो कि प्रोविटामिन D3, नाम नहीं याद करेंगे आप, सिर्फ इतना याद रखेंगे विटामिन डी जो है वो सनशाइन विटामिन है, हमारी बॉडी के अंदर स्किन सेल्स में बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक जी। तो सनलाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये इंपॉर्टेंट है विटामिन फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द बोन्स एंड टीथ, ठीक है जी। डेफिशिएंसी कॉजेज रिकेट्स। अगर बच्चों के अंदर बात करूं तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है, जिसमें देयर इज बेंडिंग ऑफ बोन्स एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स। अगर एडल्ट्स की बात करें तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है ऑस्टियोमलेशिया, जो कि बोन्स को फ्रजाइल बनाता है, जल्दी टूटने की टेंडेंसी हो जाती है बोन की, ठीक। सो विटामिन डी की डेफिशिएंसी डिजीजेज याद रखेंगे। व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन इट इज कॉल्ड एज रिकेट्स, व्हेन इट कम्स टू एडल्ट्स इट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोमलेशिया। Then I come to vitamin E, also called as tocopherol, जो कि प्रेजेंट है ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑयल, व्हीट, योक, एग और एनिमल टिश्यूज़ में। इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के दौरान, लैक्टेशन के दौरान, एंड ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्दी फंक्शनिंग में बहुत हेल्प करता है। तो ऑब्वियसली अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कौन सा सिस्टम इफेक्ट होगा? द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ पर क्या होगा? रिवर्सिबल स्टेरिलिटी। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर विटामिन ई रिच डाइट लेंगे तो ये स्टेरिलिटी रिमूव हो जाती है। होता क्या है? नॉर्मल ओव्यूलेशन है, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन है, इम्प्लांटेशन भी नॉर्मल है, बट कुछ टाइम बाद जो है जो फीटस है दैट रीजॉर्ब्स इन द यूटेरस, एक हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं सस्टेन हो पाती। एंड लाइकवाइज अगर मेल्स की बात करूँ तो स्पर्म प्रोडक्शन इन टेस्टिस जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि मस्कुलर एट्रॉफी हो जाती है। टेस्टिस के अंदर
there is atrophy of the spermatogenetic tubules, spermatogenetic seminiferous tubules की atrophy होती है, so there is lesser production of sperms which ultimately leads to sterility, right? So ये है important vitamin E। फिर हम आते हैं विटामिन के पर। विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है, इट एक्ट्स एज एन एंटी हेमोरेजिक फैक्टर, प्रेजेंट है ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर, योक, कैरेट, चीज एटसेट्रा। एंटी हेमोरेजिक फैक्टर यानी कि हेमरेज को नहीं होने देना, एंटी हेमरेजिक फैक्टर है। क्यों? क्योंकि ये प्रोथ्रोम्बिन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड। प्रोथ्रोम्बिन गेट्स कन्वर्टेड टू थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, और फिर फाइनली जो है क्लॉट बनता है। अगर हमें चोट लगती है थोड़ी देर बाद वहाँ क्लॉट बन जाता है और अननेसेसरीली ब्लड लॉस नहीं होता, राइट? सो उसके लिए ज़रूरी है प्रोथ्रोम्बिन का होना। सो प्रोथ्रोम्बिन के बनने में रोल है विटामिन के का, जिसको फाइलोक्विनोन भी कहते हैं। सो अगर ये विटामिन कम होगा तो क्या होगा? एंटी हेमरेजिक है, तो इसकी कमी की वजह से क्या होगा? एक्सेसिव ब्लीडिंग, राइट? अगर इंजरी हो जाती है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग है, क्योंकि वहाँ पर होगी डिलेड ब्लड क्लॉटिंग। सो आप लिंक करके याद करेंगे, विटामिन के जो है वो एंटी हेमरेजिक फैक्टर है, यानी कि अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हेमरेज हो जाएगा, यानी कि ब्लड लॉस ज़्यादा होगा, क्लॉटिंग कम होगी, क्योंकि ये बनाता है, इट इज़ एसेंशियल फॉर द प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस। सो विटामिन के का इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है? ये भी डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं, और किसकी? ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी मतलब प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी से डिजीजेज होती हैं दो इंपॉर्टेंट, क्वाशियरकर एंड मरासमस। ठीक जी। सो क्वाशियरकर इट अकर्स इन द चिल्ड्रन फ्रॉम 6 months to 3 months ऑफ एज। प्रोटीन की कमी हो जाती है, जब प्रोटीन के साथ कार्ब्स की भी कमी होगी तब होगा मरासमस। ठीक जी, ये होगा टू 3 years ऑफ एज, ये इन्फेंट्स में होगा मरासमस। एंड देन यहाँ पे क्वाशियरकर में क्या होगा? एडीमा होगा, बॉडी के अंदर पानी की रिटेंशन होगी, पॉट बेलीड होगा, एनलार्ज्ड लिवर होगा, अनीमिया प्रेजेंट होगा, ठीक। और हेयर कलर जो है वो डार्क एंड लाइट हेयर कलर होगा, राइट। सो जनरली जो है अंडर नरिश्ड बच्चे, जहाँ पर दो जनरली हम अगर पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात करें कि एक बच्चा अभी छोटा ही है और फिर दूसरा बच्चा बॉर्न हो गया, सो मदर की बॉडी के अंदर इतना अच्छा प्रोटीन कंटेंट नहीं होता, तो वो बच्चों में भी नहीं पास होता, राइट। सो वहाँ पर इस प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्वाशियरकर होगा। यहाँ पर पॉट बेलीड होगी, एपेटाइट जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, राइट। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट मरासमस में क्या होगा? बिल्कुल स्किनी सा होगा बच्चा, यहाँ पर वेस्टिंग ऑफ मसल्स होगा, राइट। कार्ब्स, क्योंकि कार्ब्स की भी कमी हो गई है, अनीमिया प्रेजेंट होगा, थिन लिम्स होंगे, बहुत ही पतले पतले, ठीक है जी। सो यहाँ पर एडीमा प्रेजेंट होगा, ठीक है जी। बट एडीमा जो है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा, जनरली लोकलाइज्ड होगा, बट यहाँ पर एडीमा जो है वो बहुत प्रोमिनेंट होगा। सो क्वाशियरकर एंड मरासमस, इसमें कोई वेस्टिंग ऑफ मसल्स नहीं होगी, यहाँ पे मसल्स की वेस्टिंग होगी, यानी कि बहुत बोनी स्ट्रक्चर होगा, बहुत ही पतला सा। सो ये था प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड डिजीजेस। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म होगा। आई विल सी यू अगेन, अंटिल देन बाय एंड टेक केयर। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।